ठीक है, तो यही होता है बेसिकली कॉस्टिसाइजिंग। ठीक है, ये मेथड होता है, कॉस्टिक सोडा ही बनाने के लिए यूज किया जाता है। और ऑक्सोन क्या होता है? ऑक्सोन का हमको कुछ मिला था लेकिन वो बताने लायक नहीं है। इसका आंसर क्या दिया हुआ था वैसे स्नेहा? सोडियम पेरोक्साइड। ठीक है, उसमें एक पेरोक्साइड का कंपाउंड था लेकिन वो सोडियम पेरोक्साइड नहीं था। गूगल पे पोटेशियम दिखा रहा था ऐसा। हाँ, उसमें हम 2-3 जगह हमको ऑक्सोन दिखा। ठीक है, लेकिन मतलब 2-3, मतलब ऑक्सोन के अंडर में हमको 2-3 जगह 2-3 फॉर्मूला मिला। एक सोडियम पेरोक्साइड में मिला था, एक और भी 1-2 चीज मिला था, अभी उसका नाम छोड़ो, उसको हम एक बार और अच्छे से देखते। लेकिन हमको ये कहीं दिखा नहीं, मतलब एज इन एनसीईआरटी वगैरह में कि पूरा ऑक्सोन क्या होता है। ठीक है, फिर भी हम लोग इसको डिस्कस कर ही लेंगे। अच्छा, उससे कैथोड जो यूज होता है हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, वो हाँ, तो स्टील का होता है ना? नहीं, स्टील का उस पर कोटिंग किया जाता है, ग्राफाइट का ही स्टील का होता है, कैथोड होता है। उसके ऊपर कार्बन का लाइनिंग होता है, ऐसा लिखा होता है NCERT। अच्छा, देखो, एक तो अपने पास एनोड होता है, एनोड पे हम लोग चारकोल का ये करते हैं, चारकोल का बस वो बिछा देते हैं। तो लेकिन वो तो है तो ग्रेफाइट का ही, तो इसमें पहले से कार्बन है। क्या, फिर से कहो? वो एनोड तो पहले से ही ग्रेफाइट का है, इसमें तो पहले से ही कार्बन है। हाँ, उसमें पहले से कार्बन है, तो जो हम लोग के पास वो वाला स्टेप था ना, जहाँ पे को दिखाते हैं ऑक्सीजन कार्बन से रिएक्ट कर रहा था, तो वो ग्राफाइट से रिएक्ट ना CO2 कर। इवॉल्व हो रहा था एनोड हाँ, पे। हाँ, तो वो ग्राफाइट से ना रिएक्ट करे, तो इसीलिए हम लोग ने उसको चारकोल पहले से डाल दिया था, क्योंकि अगर वो ग्राफाइट से रिएक्ट करते जाएगा तो हम लोग का एनोड खराब हो जाएगा। ठीक है। तो सर यही लिखा हुआ था NCERT में कि एनोड जो है धीरे धीरे खत्म होता जाता है। अच्छा, 12th के एनसीईआरटी में। यस सर। ठीक है, हम उसको चेक कर लेंगे। और कुछ पिछले क्लास से और कुछ? हेराल्ड बोलते हैं। हाँ, वो हम देख लिए। चलो, देखो, तुम लोग को फ्रॉथ फ्लोटेशन पढ़ने बोले तो तुम लोग पढ़े क्या? सल्फाइड और उसके लिए करते हैं, पाइन हाँ, ऑयल डालते हैं, ठीक, मतलब झाग बनाते हैं। हाँ, झाग बनाता है। तो बेसिकली कुछ लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो एक काम करो, कम से कम सबको ही पढ़ो। ठीक है, इतना बस अभी के लिए हम लोग इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट रखते हैं कि वो सल्फाइड ओर के लिए किया जा रहा है। ठीक है, अब उसी की मदद से हम लोग कैसे बाकी क्वेश्चंस को बना सकते हैं वो तुम लोग को हम बताते हैं। ठीक है, सपोज करो कि हम लोग के पास कोई एक ओर है, कौन सा ओर ले लें? सेनेबार ओर ले लेते हैं। ठीक है, HGS, सेनेबार ओर। अब हमारे पास ये जो ओर है, तो इसके लिए अगर हम लोग को मेटलर्जी का कौन कौन सा स्टेप्स हो रहा है वो लिखना है, तो हमारे सबसे पहला स्टेप क्या होगा? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। दूसरा स्टेप क्या होगा हमारे पास? इसका कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ दिस क्रश्ड ओर, या फिर इसको बेनिफिकेशन स्टेप भी कहते हैं। तो कंसंट्रेट हम लोग इसको कैसे करेंगे? हम लोग के पास कौन से मेथड्स हैं? फिजिकल, केमिकल। लेकिन अब हम लोग को एक चीज पता है कि मतलब फिजिकल के अंदर भी और आएंगे, जैसे ग्रेविटी सेपरेशन, ग्रेविटी मेथड्स, मैग्नेटिक मेथड्स और फ्रॉथ फ्लोटेशन। ठीक है, अब हम लोग को पता है कि अगर हम लोग के पास कभी भी सल्फाइड हो तो हम लोग उसके लिए फ्रॉथ फ्लोटेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे HGS के लिए हम लोग कर रहे हैं फ्लॉथ फ्लोटेशन। अब इसके लिए चिंता मत करना कि फ्रॉथ फ्लोटेशन का इसमें रिएक्शन क्या होगा, ये सब क्या होगा, क्योंकि वो तुमसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, जब तुम लोग एनसीईआरटी अगर तुम देखे होगे तो उसमें वहाँ पे तुम्हारे पास गैलेना वगैरह का एग्जाम्पल था, तो सिर्फ उसी एग्जाम्पल के लिए हम लोग को फ्रॉथ फ्लोटेशन जानना होता है। ठीक है, और बाकी चीजों के लिए सिर्फ पता होना चाहिए कि फ्रॉथ फ्लोटेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग अगर कभी भी सल्फाइड और देखेगा, उसका कंसेंट्रेशन हम लोग कैसे करेंगे? फ्रॉथ फ्लोटेशन से। हो सकता है कि हम लोग इसको
किसी और मेथड से भी करते हों, जैसे ग्रेविटी वाला कोई मेथड लगा दे, हाइड्रोलिक वॉशिंग लगा दे, कोई भी मेथड लगा दे, हो सकता है हो जाए। लेकिन अपने हिसाब से स्टैंडर्ड क्या है? फ्रॉथ फ्लोटेशन पूछा जाएगा तो हाँ, फ्रॉथ फ्लोटेशन होता है, ठीक है। अब तीसरा अगर देखा जाए इसके बाद कंसंट्रेट करने के बाद, तो कंसंट्रेट करने के बाद हम लोग उसको क्या करते हैं? इसके ऑक्साइड में चेंज करते हैं, ठीक है। तो सल्फाइड ओर के लिए हम लोग जानते हैं कि खैर रोस्टिंग क्या आता है। आज के लेक्चर में उसको हम लोग फिर से देख लेंगे, ठीक है। वहीं पे हम लोग लास्ट क्लास लीव किए थे, ठीक है। रोस्टिंग करते हैं। अब ये अपने ऑक्साइड में चेंज हो चुका है, ठीक है। ऑक्साइड में चेंज हो चुका है, तो अब हम लोग क्या करना है? इसका रिडक्शन करना है। रिडक्शन करना है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग वापस से हम लोग जो रिडक्शन वाला टेबल बनाए थे वो देखते हैं। इसमें Hg क्या दिख रहा है? Hg का अगर और होगा तो वो सेल्फ रिडक्शन में जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे उसको लिख देंगे अंडर सेल्फ रिडक्शन। ठीक है। रिडक्शन के बाद हम लोग को क्या मिलता है? रिडक्शन के बाद हम लोग को मिलता है इम्प्योर मेटल। अब इसका हम लोग को रिफाइन करना होता है। तो रिफाइनिंग के लिए हम लोग Hg के केस में कौन सा रिफाइनिंग का मेथड यूज करेंगे? तो Hg क्योंकि एक मेटल है तो इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर सकते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग तो हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मेटल है, ठीक है। लेकिन इसके लिए और कोई रिफाइनिंग का मेथड है या नहीं है? तो हाँ, इसका एक और रिफाइनिंग का मेथड होता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन। तो वही हम लोग ऊपर जाते देखते तो हम लोग को डिस्टिलेशन दिख जाता, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा पूरा केमिस्ट्री ऑफ एचजीएस, ठीक है। तो अगर हमसे कभी भी एचजीएस के लिए सवाल पूछा जाएगा, सबसे पहला तो सवाल होगा कि इसका नाम क्या होता है? तो इसका नाम सिनेबार और होता है, ठीक है। और ये 5 स्टेप्स के नाम, ठीक है, ये तुमको पता होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे जैसे फ्रॉथ फ्लोटेशन का रिएक्शन इसमें तुमको नहीं पता होना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में वो नहीं मेंशन करता है। रोस्टिंग का तुमको रिएक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। सेल्फ प्रोडक्शन का रिएक्शन भी पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के बारे में तुमको ज़्यादा नहीं पता होना चाहिए और डिस्टिलेशन के बारे में ज़्यादा नहीं पता होना चाहिए। तो ये इतना पता होना चाहिए। तो मेरा अभी के लिए मेन पर्पस ये है कि तुम लोग अब के लिए अगर तुम्हारे पास कोई भी और आए तो तुम हर और के लिए ये चीज़ लिख सकते हो, ठीक है। इतना हम लोग कर सकते हैं। सर फ्रॉथ फ्लोटेशन फिजिकल प्रोसेस है, तो फिर उसके रिएक्शंस क्या रहेगा? रिएक्शन मतलब जैसे उसमें एक्टिवेटर और डिप्रेसेंट का कुछ-कुछ रिएक्शंस होता है। NaCN और O2 जो डिप्रेसेंट होता है NaCN उसका कुछ रिएक्शंस होता है। मतलब एक ही रिएक्शन होता है बेसिकली और उसको मिलाते हैं तो उसके साथ कुछ-कुछ थ्योरी कि जब हम लोग एयर डालेंगे मतलब पार्शियली क्या वेट होगा। तो वो सब चीज़ें डिटेल में बता देंगे जब हम लोग फ्रॉथ फ्लोटेशन देखेंगे। खासकर NaCN के साथ जो हम लोग रिएक्शन देखते थे डिप्रेसेंट वाला, ठीक है? वो। वो मतलब हर केस में तुमको अब देखने का ज़रूरत नहीं होगा। बस हम ये कहना चाह रहे हैं। और ठीक है, अब हमारे पास अगर कोई और है, तो हम लोग उसके लिए भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। हो सकता है तुमको इस पॉइंट पे डाउट आ जाए कि हम लोग इसको कंसंट्रेट कौन से प्रोसेस से कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि अगर तुम्हारे पास कोई भी और आ जाएगा तो ठीक है, कंसंट्रेशन प्रोसेस में थोड़ा-सा दिक्कत आ सकता है। इसीलिए अपने को स्टैंडर्ड चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो ये है, क्या बोलते हैं, सल्फाइड हो रहा है, इसके लिए हम लोग फ्रॉथ फ्लोटेशन करते हैं। 1 मिनट।
हेलो, ठीक है। तो अब हम लोग किसी भी और के लिए ऐसे लिख सकते हैं। एक और छोटा-सा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं ताकि और थोड़ा-सा क्लैरिटी बढ़ जाए, ठीक है? फिर हम लोग इसके बाद कॉपर का तो पूरा एग्ज़ाम्पल देखेंगे। एक और एग्ज़ाम्पल है, जैसे ज़ेडएनएस को हम लोग उठा लेते हैं, ठीक है? ज़ेडएनएस का क्या सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि ज़ेडएनएस का नाम क्या होता है, ठीक है? तो ज़ेडएनएस का नाम हमारे पास होता है ज़िंक ब्लेंड। ज़िंक ब्लेंड भी कहते हैं इसको और स्फेलेराइट भी कहते हैं, ठीक है? तो ये जो इसका ये वाला नाम है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाम है। ये नाम तुम लोग सॉलिड स्टेट में देखे होंगे, लेकिन ये वाला जो नाम है, ये इम्पोर्टेंट नाम है, ठीक है? स्फेलेराइट, ठीक है? और ऐसा क्यों इम्पोर्टेंट नाम है? क्योंकि जो हम लोग के पास इम्प्योर ज़िंक होता है, मतलब इम्प्योर ज़िंक जब हम लोग को रिडक्शन के बाद मिलता है, उसका नाम स्फेल्टर होता है, ठीक है? तो इसीलिए नाम ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कभी-कभी इसको रेफ़रेंस ले सकता है, ठीक है? अब देखो, ज़ेडएनएस का सबसे पहला स्टेप क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या आएगा? सल्फाइड ore है, तो फ्रॉथ फ्लोटेशन, ठीक है? तीसरा स्टेप इसके ऑक्साइड में इसको कन्वर्ट करना, तो ऑक्साइड में हम लोग इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? सल्फाइड ore है, तो रोस्ट ही करना है, ठीक है? चौथा स्टेप होता है कि अब हम लोग इसको रिड्यूस करें, ठीक है? तो अगर हम लोग जब फिर से अभी ऊपर जाएँगे, देखेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि इसके लिए हम लोग कार्बन रिडक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है? कार्बन रिडक्शन का रिएक्शन हम यहाँ पे लिख देते हैं, ZnO प्लस C गिव्स। ये रिएक्शन भी हम लोग फिर से देखेंगे जब हम लोग कार्बन रिडक्शन का हेडिंग पढ़ रहे होंगे। आज ही देखेंगे, बस अभी के लिए रिएक्शन एक बार देख लो, ठीक है? यहाँ पे मिलेगा Zn प्लस CO, ठीक है? ये जो Zn है, ये रिडक्शन स्टेप से ऑब्टेन हुआ है, तो ये इम्प्योर है, ठीक है? तो इसी इम्प्योर ज़िंक है, इसी का नाम हम लोग बोलते हैं स्फेल्टर, ठीक है? स्पेलिंग एक बार चेक कर सकते हो, शायद स्फेलेटर होता है या स्फेल्टर होता है, ठीक है? प्रोनंसिएशन स्फेल्टर ही करते हैं, ठीक है? और जो आखिरी स्टेप होता है, वो उसका रिफाइनिंग होता है। तो क्योंकि ज़िंक एक मेटल है, तो इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग तो करेंगे, और क्योंकि ये ज़िंक है, तो इसका जो हम लोग और कोई अगर हम लोग मेथड देखेंगे, तो ज़िंक कैडमियम मर्करी, तो डिस्टिलेशन, ठीक है? यहाँ तक। अब चलो, अब हम लोग कुछ अ, और चीज़ें देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले तो हम लोग कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हम लोग लास्ट क्लास में यहीं पे छोड़े थे। तो कैल्सिनेशन जो होता है, इसके बारे में हर किसी को पता है कि कैल्सिनेशन क्या होता है बेसिकली, ठीक है? तो अ, कोई बताना चाहेगा कैल्सिनेशन क्या होता है? चलो हम ही बताते हैं। in presence of air. इन प्रेजेंस ऑफ एयर, सेंस ऑफ एयर। हाँ, एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है? ऐसे याद रख लो, इसमें ए आता है तो एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है? हालाँकि रोस्टिंग में भी ए आता है, लेकिन फिर भी ये वाला ए एकदम सेंटर टाइप का है, ठीक है? तो जो कैल्सिनेशन होता है बेसिकली ऐसे एब्सेंस याद ऑफ करता हूँ, क्या? मैं वैसे ही याद किया हूँ। ए से? यस सर। अच्छा, वेरी गुड। एब्सेंस ऑफ एयर में हम लोग करते हैं, ठीक है? और किसके लिए करते हैं? तो ये हम लोग बेसिकली ऑक्सीडाइज्ड ओर के लिए करते हैं, ठीक है? अब ऑक्सीडाइज्ड ओर क्या होते हैं, ठीक है? तो पहले लेक्चर में हम तुम लोग को बताए थे कि ऑक्सीडाइज्ड ओर क्या होता है, ठीक है?
यहाँ पे होगा ऑक्सीडाइज्ड ओर। ऑक्सीडाइज्ड ओर में आते हैं ऑक्साइड एंड ऑक्सी सॉल्ट। ठीक है, तो कोई एक ऑक्साइड के लिए भी हम लोग कर सकते हैं और ऑक्सी सॉल्ट्स के लिए भी इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब एक कॉमन सा बात कि जब हम लोग इसको कैल्सिनेशन का जो मेथड है इसको अप्लाई कर रहे हैं तो उस समय टेम्परेचर कितना होना चाहिए, मतलब अबव बॉयल अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट या बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो बहुत कॉमन सा बात है कि ये बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों में ही कॉमन है, मतलब रोस्टिंग में भी कॉमन है। ठीक है, अब ये मेथड से एक तो ऑक्साइड में ये चेंज होता है, साथ ही साथ कुछ इम्प्योरिटीज भी निकल जाते हैं। ठीक है, इसीलिए भी हम लोग कैल्सिनेशन और रोस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, टू गेट रिड ऑफ सम इम्प्योरिटीज। of some organic impurities and moisture। ठीक है, और इस प्रोसेस के बाद जो पूरा जो हमारे पास ओर हो जाता है, ये पोरस, इसका पोरोसिटी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो पोरोसिटी क्यों इंक्रीज होता है, तो इसका मेरे पास कोई रीजन नहीं है कि ये क्यों इंक्रीज होता है। ठीक है, लेकिन होता है। ठीक है, और जो आखिरी के दो लाइन है ना, इस पे थोड़ा सा स्ट्रेस डालना, क्योंकि ऊपर के सारे लाइन सबको पता होते हैं। ये दो लाइंस पे एटलीस्ट तुमको एक एमसीक्यू तुम्हारे मॉड्यूल में मिल जाएगा। ठीक है, ये अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि इसमें जो इम्प्योरिटी होता है ये किस फॉर्म में रिमूव होता है, तो ये एलिमेंटल फॉर्म में रिमूव होता है। ठीक है, सपोज हमारे पास एक ओर है, उसमें आर्सेनिक की इम्प्योरिटी है, फॉस्फोरस की इम्प्योरिटी है। ठीक है, तो हम लोग जब इसको हीट करेंगे तो ये अपने एलिमेंटल फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी, सॉरी, टू गेट रिड ऑफ सम ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज एंड मॉइस्चर इन एलिमेंटल फॉर्म। ठीक है, मॉइस्चर के लिए नहीं कह रहे, इम्प्योरिटीज के लिए कह रहे। ओके, अब इसके अलावा तो अब सिर्फ एक चीज बचता है जो है एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो कैल्सिनेशन का कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। CaCO3। ठीक है, इसको हम लोग हीट करेंगे तो हम लोग के पास क्या मिलेगा, CaO प्लस CO2। CaCO3 का नाम लाइमस्टोन, पहला। दूसरा देखो, अब ZnCO3 कैलामाइन। ठीक है, इसको हम लोग हीट करें तो हमारे पास आएगा ZnO प्लस CO2। तीसरा कोई एग्जाम्पल और कार्बोनेट और ले लेते हैं, MgCO3 मैग्नेसाइट। इसको हीट करेंगे तो हमारे पास आएगा MgO प्लस CO2। ठीक है, अगर इसी में एक अच्छा सवाल बनाना है तो हम लोग ये पूछ सकते हैं कि यहाँ पे ये जो मेटल्स है इसमें किसका थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, किसका थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम है। मुद्दा ये होगा सवाल का, लेकिन पूछा ये जाएगा कि इनमें से कौन सा सबसे आसानी से रोस्ट हो जाएगा, सॉरी कैल्सिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा सबसे आसानी से कैल्सिनेट होगा, जो कि सबसे आसान, जिसका थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा कम होगा वो उतना जल्दी कैल्सिनेट हो जाएगा। ठीक है, और थर्मल स्टेबिलिटी हम लोग कैसे निकालते हैं, पजांस रूल, जिसका फाई सबसे ज्यादा होगा उसका थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम होगा। ठीक है, तो ये है तुम्हारा रूल फॉर फाइंडिंग आउट, मतलब ये है सम बेसिक एग्जांपल्स ऑफ कैल्सिनेशन जो हम लोग साल दर साल पढ़ते आते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं अच्छे वाले। एक एग्जांपल अल्मोनियम की केमिस्ट्री में तुम लोग को बताए थे। ठीक है, AlOH होल थ्राइस को हीट करते हैं तो हमारे पास Al2O3 आता है, प्लस H2O भी आता है, लेकिन H2O को छोड़ो, हटाओ। ठीक है, ये इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बेसिकली कि ये क्या चीज़ है।
मतलब ये क्या ये कैल्सिनेशन है कि नहीं, तो हाँ ये कैल्सिनेशन है, ठीक है। अब कुछ और ओर्स देखो, मैलाचाइट, कुछ लोग इसको मैलाकाइट बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग को जिसको मार्वल का मूवीज अच्छा लगता है उसको मैलाकीथ बोल देगा, ठीक है। लेकिन मैलाचाइट और मैलाकाइट पे रहना, उससे आगे मत बढ़ना। CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस, इसको हम बोलते हैं मैलाकाइट या मैलाचाइट, हम मैलाचाइट बोलते हैं, ठीक है। ये भी बेसिकली इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडाइज्ड ओर, ठीक है। कार्बोनेट है, हाइड्रोक्साइड है, ऑक्सीडाइज्ड ओर। तो इसको भी अपन जब कैल्सिनेट करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, ऑक्साइड CO2 H2O, ठीक है। तो H2O के अभी चलो लिख देते हैं, तो H2 का तो कायदे से यहाँ पे भी लिखना पड़ जाएगा, ठीक है। अब छठा एग्जाम्पल देखो, इसको क्योंकि हम लोग मैलाचाइट बोलते हैं तो इसका जब हम लोग 2 मोल ले लेते हैं तो CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं एज्यूराइट, अज्यूराइट, ठीक है। अज्यूराइट लोग मतलब कुछ लोग एज्यूराइट बोलता है, कुछ लोग एज यू आर राइट भी बोल देता है, एज यू आर राइट, ठीक है। बोलने पे मतलब प्रोनाउंसिएशन हम तुम लोग को सिखा रहे हैं कि क्या बोलना है, ठीक है। तो जब हम लोग इसको हीट करेंगे या फिर कैल्सिनेट करेंगे तो हम लोग के पास सेम ही प्रोडक्ट आएगा, बस स्टाइक्योमेट्री अलग होगा। स्टाइक्योमेट्री को अभी छोड़ो, CuO प्लस CO2 प्लस H2। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ 2 मोल आ गया तो नाम कैसे बदल गया, ठीक है। ये 2 मोल बनाने के लिए इसको थोड़ा सा मतलब सिंप्लीफाई किया गया, ठीक है। अगर तुम्हारे पास कोई Cu2 C2O6 और मतलब फिर यहाँ का भी Cu को इसमें जोड़ के लिखते तो उसको एक बार एज्यूराइड के फॉर्मूले में बैठा के देखना कि ये क्या मैलाचाइट का दुगना आ रहा है, तो हाँ, तो तुमको वो एज्यूराइट और दिया हुआ है, ठीक है। इसीलिए इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया, वरना लिखने के लिए इसको Cu4 C2O जितना भी H जितना भी कर सकते थे, ठीक है, ये चीज। अब और कोई एग्जांपल, तो एक बहुत प्यारा सा और का नाम होता है जिसका नाम होता है शेरूसाइट। प्रोनाउंसिएशंस देख लेना यार, मतलब थोड़ा सा हो सकता है गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन बोलते हैं इसको शेरूसाइट ही है। स्पेलिंग भी चेक ही रखना, शेरूसाइट, ठीक है। ये भी एक ऑक्सीडाइज्ड ओर है, हीट करेंगे तो PbO देगा, CO2 देगा, ठीक है। कुछ और ओर्स का नाम हम तुम लोग को मतलब हम तुमको इसलिए इतने सारे एग्जांपल बताया ताकि तुम लोग को नाम भी एटलीस्ट एक बार देखा हो जाए, ठीक है। एक होता है डोलामाइट, ठीक है, MgCO3 डॉट CaCO3, बहुत इंपॉर्टेंट और है डोलामाइट, ठीक है। डोलामाइट को हीट करेंगे तो यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, MgO डॉट CaO प्लस CO2, ये अपने पास आएगा। एक चीज और ध्यान में रखना, जितना भी हम लोग अभी यहाँ पे कैल्सिनेशन लिख रहे हैं इन सभी ओर्स का तुमको पूरा मेटलर्जी आना चाहिए, ठीक है, एक एक स्टेप, ठीक है। उस हिस्से पे बोल सकते हैं कि तुम इसको कंसेंट्रेट कैसे करोगे, उसको छोड़ के सब चीज आना चाहिए, ठीक है। तो घर मतलब वापस जब क्लास खत्म हो तो एक बार ट्राई कर लेना, किसी का अगर कोई स्टेप ना लिख पाओ तो एक बार फिर से देख लेना कि किसमें क्या लिखा जाता है, ठीक है। अब और इतने ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स को तुम लोग देख लेना एक बार, ठीक है। और इसमें प्लीज कंफ्यूज मत होना मैलाचाइट और एज्योराइट, ठीक है। अब देखो ऐसा तुम लोग को याद हो ही जाएगा, ठीक है। नहीं याद होता तो हम बताते कुछ इसके आगे, लेकिन हमको लगता है उम्मीद है तुम लोग को ये याद हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दूसरा एक और मेथड आता है, इसको हम लोग बोलते हैं रोस्टिंग, किसी को रोस्ट कर देना, ठीक Presence है। of air. क्या फिर से बोलो, Presence of air. हमको समझ में नहीं आया, थोड़ा एक्सप्लेन करो। सर प्रेजेंस ऑफ एयर बोल रहा है। अच्छा सॉरी, अच्छा ठीक है, हाँ इन प्रेजेंस ऑफ एयर होता है, तो पूरा सेंटेंस बोला करो यार।
इसको हम लोग इन प्रेजेंस ऑफ एयर करते हैं, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एयर में करते हैं। तो और ये किसके लिए करते हैं, ठीक है, Sulfide ore. सल्फाइड ओर्स के लिए, ठीक है। अब हमारे पास अगर कोई सल्फाइड ओर है या फिर कोई ऐसा और कोई भी और है, मतलब सल्फाइड ओर, तो जब हम लोग इसको हीट करेंगे, ठीक है, या इन जनरल बता दे रहे हैं, ऐसा तुम्हारे पास सल्फर जीरो का कोई और नहीं आएगा, लेकिन जब तुम लोग उसको हीट करोगे ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तुम्हारे पास हमेशा SO2 ही रिलीज होता है, ठीक है। ये एक सॉल्ट एनालिसिस का पॉइंट होता है, ठीक है, सॉल्ट पढ़ चुके हो, एक एक्स्ट्रा पॉइंट फिर से नोट रखना कि अगर तुम्हारे पास कोई सल्फर जीरो का कोई कंपाउंड है या सल्फाइड है, तुम इसको ऑक्सीजन के साथ हीट करो तो SO2 मिल रहा है। ये बहुत सिंपल पॉइंट नहीं है, मतलब ऐसा है कि अगर ये जनरलाइज ना किया जाए तो कभी कभी कंफ्यूजन ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे SO2 प्रोड्यूस होगा कि SO3 प्रोड्यूस होगा, क्योंकि किस्मत से दोनों के दोनों गैस होते हैं। लेकिन अब एक और चीज तुम लोग ध्यान रखो, जब अगर हमारे पास SO3 होता है तो SO3 इज वेरी अनस्टेबल कंपाउंड, ठीक है, तो ये SO2 प्लस हाफ O2 में चेंज कर जाता है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे थर्मोडाइनमिक्स लगाते हैं। अगर थर्मोडाइनमिक्स लगाएंगे तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि रिएक्टेंट की जो एंट्रोपी है और प्रोडक्ट की एंट्रोपी, तो प्रोडक्ट की एंट्रोपी ज्यादा है तो इसका मतलब प्रोडक्ट साइड फीजिबल है, तो मतलब ये रिएक्शन फीजिबल है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम लोग SO2 से SO3 नहीं बना सकते, ठीक है। इसका मतलब ये रिएक्शन तो थर्मोडाइनमिकली फीजिबल है, लेकिन ये रिएक्शन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता। इस प्रोसेस को हम लोग कुछ प्रोसेस के अंदर नाम बोलते हैं। यहाँ पे एक कैटलिस्ट पूछा जाता है, इसका नाम होता है V2O5 अंडर हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। ग्रुप 16 क्या बना रहे हैं अपन, H2SO4। प्रोसेस का नाम कॉन्टैक्ट, ओलियम बनेगा, उसमें वाटर डालेंगे, फिर अपने पास 96 या 94% कंसेंट्रेटेड या प्योर H2SO4 निकाल लेंगे। हर किसी को पता होना चाहिए, अगर बार मतलब 11th को नहीं पता है तो बाकियों को पता होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। तो बस ये बताने के लिए बता दिया। मेरे ख्याल से तुम लोगों को ये नहीं पता होगा, अरविंद। सर सरफेस केमिस्ट्री में था एक जगह। हाँ ठीक है, सरफेस में भी है कैटलिस्ट, होमोजेनस कैटलिस्ट और हेटेरोजेनस कैटलिस्ट में शायद पढ़े होगे। यस सर। हाँ, लेकिन इसका जो रिएक्शन है ये इसमें आता है अपने ग्रुप 16 में कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर। बता शायद मतलब हम शायद पी ब्लॉक तुम लोग को पढ़ाया नहीं, पहले तुमको सॉल्ट बता दिया था, ठीक है। तो हालांकि तुम लोग इस पॉइंट पे अपना फोकस मत लूज कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, तो टेम्परेचर इज सेम बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। क्यों करते हैं, मतलब क्यों, तो मेन रीजन तो ऑक्साइड में चेंज करना है। सब स्टैंडर्ड रीजन है ताकि हम लोग इम्प्योरिटी और मॉइस्चर को रिमूव कर सके, ठीक है। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी एंड ऑर्गेनिक मॉइस्चर शुड बी रिमूव्ड, ठीक है, सेम पॉइंट, ताकि ये और ज्यादा पोरस हो जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज डिफरेंट है, यहाँ पे ये जो एलिमेंटल फॉर्म में है, जैसे एब्सेंस ऑफ एयर में जब कर रहे हैं तो बेसिकली एब्सेंस ऑफ एयर में कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब, ऑक्सीजन भी कम है या लिमिटेड है या नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ऑक्साइड जो इम्प्योरिटीज एलिमेंटल फॉर्म में रिमूव हुआ है। लेकिन इस केस में हमारे पास भर भर के ऑक्सीजन है, तो हम लोग यहाँ पे जो इम्प्योरिटी रिमूव हो रहा होगा ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में हो रहा होगा, ठीक है। ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में हो रहा है तो कुछ एग्जांपल भी दिखाते हैं, ठीक है। सपोज हमारे पास फॉस्फोरस का इम्प्योरिटी है, सेम इम्प्योरिटी से ही ले लेते हैं, और ऑक्सीजन है तो ये P2O5 के फॉर्म में निकल जाता है, ठीक है। अगर हमारे पास सपोज AS का इम्प्योरिटी है, ठीक है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो ये AS2O5 के फॉर्म में निकल जाएगा। मतलब इसी तरीके से अपने ऑक्साइड बना बना के निकलते चला जाएगा, वॉलेटाइल फॉर्म होके निकल जाएगा, ठीक है, एज इन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, वॉलेटाइल इन नेचर, ठीक है। ये अब इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, तो एग्जांपल्स नीचे से लिख लेते हैं।
रोस्टिंग। ठीक है, तो कुछ टाइम पहले हम लोग एक रिएक्शन पढ़ रहे थे जो था ZnS प्लस O2 gives ZnO प्लस SO2। ठीक है, अच्छा हाँ, ZnS का एक और नाम होता है। ZnS के बेसिकली 3 नाम होते हैं। ठीक है, एक नाम हम लोग पढ़े थे जिंक ब्लेंड, जो हम लोग सॉलिड स्टेट में पढ़े थे। ठीक है, एक नाम हम लोग पढ़े थे स्फेलेराइट, हाँ स्फेलेराइट, जो अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़े थे। एक और नाम होता है इसका जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक जैक। हाँ, इसका नाम होता है ब्लैक जैक, लेकिन इसका नाम है ब्लैक जैक, इसका कलर ब्लैक नहीं होता। ठीक है, याद करो सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस ग्रुप 5 में ही शायद आता है, जो जहाँ पे जिंक, निकल, मैग्नीज और एक और आता है, जन्म से कोरा, मन से गुलाबी, नियत से काला, कितना काला, कौवे से काला। तो ये जन्म से काला, ठीक है, तो ये जो है ये इसका कलर क्या होता है? वाइट, इसका पिंक, इसका ब्लैक और इसका भी ब्लैक। ठीक है, तो इसका कलर क्या है? वाइट है, लेकिन इसका नाम क्या है? ब्लैक जैक। ठीक है, तो इस बात से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन इसका नाम है ब्लैक जैक, तो अब इसमें हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। क्यों नाम है तो ये अरविंद हम लोग को नेक्स्ट क्लास तक बता ही देगा इसका स्टोरी खोज के, उसका फेवरेट पास टाइम है। एक चीज हम देख रहे थे, अगर हम लोग डार्क मोड पे लिखते हैं तो खराब हैंड राइटिंग भी ठीक ही दिखने लगता है, लेकिन लाइट मोड पे बहुत खराब दिखने लगता है। ठीक है, तो हमारे पास ये है, तो जिंक प्लेंट अगर हमारे पास होगा तो उसका रोस्टिंग का एग्जाम्पल क्या होगा? ये होगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 खेलते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास फिर से अब सेम एग्जाम्पल्स रिपीट होगा जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देख रहे थे। PbS O2 से रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास मिलेगा PbO प्लस SO2। तीसरा एग्जाम्पल, अगर हमारे पास सपोज, और PbS का नाम थोड़ी देर पहले बताए थे गैलेना, FgSO2 HgO, मतलब ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगा हम लोग को। ठीक है, इसके लिए बस इतना एग्जाम्पल, 1 मिनट छापो इसको, हम चार्जर लाते हैं। हाँ It's on the way. It's on the way. It's on the way.
हेलो, हाँ देखो, तो हम लोग जिंक पे Hg पे थे, तो एक बात Hg के लिए और नोट करते हैं, ठीक है। ये तो इसका जो ये रिडक्शन स्टेप, सॉरी क्या बोलते हैं, रोस्टिंग स्टेप है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसका सेल्फ वाला करते हैं, लेकिन क्या होता है कि बेसिकली इसी स्टेप पे अगर हम लोग थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो जो HgO है वो वापस Hg में कन्वर्ट कर जाता है, ठीक है। ये इसी स्टेप पे Hg मेटल हम लोग को दे देता है, ठीक है। तो क्या होता है कि ऐसा कहा जाता है कि Hg सिर्फ एक इकलौता ऐसा मेटल है पूरे हम लोग के पीरियोडिक टेबल में जो रोस्टिंग स्टेप पे ही मेटालिक फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। मतलब अगर हम लोग चाहें तो टेम्परेचर इंक्रीज करके Hg मेटल डायरेक्टली रोस्टिंग प्रोसेस पे ही निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बस एक फैक्चुअल बात है, तो इसको ध्यान में रखना कि Hg इज द ओनली मेटल which can be which can be obtained during roasting process itself, ठीक है। अच्छा, जो रोस्टिंग प्रोसेस होता है ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, और वो जो कैल्सिनेशन प्रोसेस है ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। एक्सोथर्मिक का मतलब जिसमें जो नेट हीट है वो रिलीज हो रहा हो, और एंडोथर्मिक का मतलब जिसमें नेट हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा हो, ठीक है। इतनी बातें हमारे पास कैल्सिनेशन और रोस्टिंग को लेके, ठीक है। और कोई बात अगर किसी को लग रहा हो छूटा हो, या कुछ और किसी को कुछ ऐड करने का मन करे, कहीं से पढ़ा हो। सर कॉपर ग्लैंड। कॉपर ग्लैंड्स, ठीक है, वो भी कर लेंगे। मतलब एक्चुअली उसको हम रखे हुए हैं, जब हम लोग पार्शियल रोस्टिंग ऑफ कॉपर पायराइड्स करेंगे तो कॉपर ग्लैंड्स के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे वहां पे, ठीक है। मतलब कोई पॉइंट और एक और हम बता देते हैं, हालांकि इसका तुमको ज्यादा काम नहीं आएगा, लेकिन शायद मॉड्यूल में एक क्वेश्चन इसके से मिल जाए। वो ये होता है कि कैल्सिनेशन जो प्रोसेस होता है, ठीक है, यहाँ पे अभी कैल्सिनेशन डील कर रहे हो, यहाँ पे रोस्टिंग, ठीक है। कैल्सिनेशन जो प्रोसेस होता है ये रिवर्बरेटरी फर्नेस में होता है, ठीक है। और जो रोस्टिंग प्रोसेस होता है ये दो दो फर्नेसेस में हो सकता है, रिवर्बरेटरी में भी हो सकता है और ब्लास्ट फर्नेस में हो सकता है, ठीक है, ये चीज। तो ये बस एक पॉइंट था, शायद से तुम लोग कभी कोई क्वेश्चन एनकाउंटर हो जाए तो इसलिए बता दिए, ठीक है। लेकिन बहुत कम चांस है कि कुछ ऐसा तुम लोगों को मिलेगा। अब अब क्या बताएं। चलो कुछ रिएक्शंस करते हैं, ठीक है। उसके बाद ही फिर हम लोग पार्शियल रोस्टिंग ऑफ कॉपर पायराइड्स भी कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला रिएक्शन जो अभी हम लोग देखेंगे वो है मॉन्स प्रोसेस का, ठीक है। मॉन्स प्रोसेस एक बहुत ही अच्छा, चलो पहले प्रोसेस ही कर लेते हैं, ठीक है। तो मॉन्स प्रोसेस ये निकल के रिफाइनिंग में यूज होता है, तुम लोग को इसका निमोनिक बताए थे, मोनिका, ठीक है। कोई मोनिको भी बोल सकता है, ठीक है। क्यों इसको ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सपोज इम्प्योर निकल, इसको 4 कार्बन मोनोऑक्साइड से हमने रिएक्ट कराया, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री याद रखना है इसका, टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब, ठीक है। फिर निकल कार्बोनिल ये फॉर्म किया, NiCO4, फिर हमने टेम्परेचर बना दिया 230 डिग्री का, ठीक है। 230 डिग्री पे इसका हमने टेम्परेचर बना दिया, तो ये फॉर्म कर रहा है निकल प्लस 4CO, ठीक है। और
ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये वापस रिसाइकिल हो जाता है। रिसाइकिल, ठीक है। अब तुम लोग को ऐसा लग रहा होगा कि यार 4Na+4CO से Na+4CO ही बना दिया, कुछ काम भी नहीं किया खासकर, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे जो निकल है ये इम्प्योर निकल है, और फाइनली जो निकल मिल रहा है हम लोग को ये प्योर निकल मिल रहा है, ठीक है। समझ रहे हो? ये जो टेम्परेचर से हम लोग कर रहे हैं, तो एक बार निकल का जो कंपाउंड होगा ये पूरा का पूरा वॉलेटाइल हो जाएगा एक पॉइंट पे, ठीक है। अब जब निकल का पूरा कंपाउंड ही वॉलेटाइल हो गया, सपोज निकल NiCO4 वॉलेटाइल हो गया, ठीक है, गैस में कन्वर्ट हो गया, गैस फेज में चला गया, ठीक है। गैस फेज में जब चला गया तो उस पॉइंट पे उसका इम्प्योरिटीज तो उसको लीव कर दिया ना निकल का। अब जब हम लोग इस NiCO4 से वापस से Na बनाएंगे तो हम लोग को तो प्योर निकल ही मिलेगा, ठीक है। ये बात है, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मॉन्ड्स प्रोसेस। अब इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम लोग एक और टर्म से जानते हैं विच इज नोन एज वेपर फेज रिफाइनिंग, ठीक है। तो इस पूरे मेथड को हम लोग बोलते हैं वेपर फेज रिफाइनिंग। अब ये जो वेपर फेज रिफाइनिंग होता है तो इसको हम लोग क्यों वेपर फेज बोलते हैं? तो इसका नाम से ही सजेस्ट आता है कि इसमें किसी एक पॉइंट पे कोई एक कंपाउंड जो निकल कंटेन कर रहा होगा वो वेपर में गया होगा, और उसी के बाद से फिर हम लोग को प्योर निकल मिला है। तो यहाँ पे जो NiCO4 है ये वेपर में कन्वर्ट होता है, ठीक है, जैसा हम थोड़ी देर पहले बताए थे, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग वेपर फेज रिफाइनिंग बोलते हैं। और ये जो पूरा का पूरा जिस मीडियम में होता है ये पूरा रिएक्शन, ये एक इनर्ट मीडियम में होता है, मतलब हवा में, खुले हवा में नहीं करा सकते, इनर्ट मीडियम में करा है, ठीक। ये है अपना मॉन्ड्स प्रोसेस का पूरा किस्सा, ठीक है। अब तुमको याद ही रहेगा मॉनी का, ठीक है, बॉन्ड्स निकल कार्बोनिल। अब NiCO4 का क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो लोग अब कोऑर्डिनेशन पढ़ लिया है तो NiCO4 का तुमसे हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा सकता है, स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, और और भी, मतलब वही स्पिन, मैग्नेटिक, क्वांटम वगैरह से खेल सकते हैं, ठीक है। बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन और यही सब पूछेगा। हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया तो स्पिन निकालना तो आएगा ही हम लोग को, ठीक है। तो वो हम लोग से पूछा जा सकता है, तो इसीलिए NiCO4 पे अपना नजर रखना। अब इसके बाद हम लोग दूसरा मेथड देखते हैं जो इससे बहुत ज्यादा सिमिलर है, विच इज नोन एज वैन आर्कल, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो इसमें बिफोर रिएक्शन ऑल्सो कि इसको भी हम लोग वेपर फेज रिफाइनिंग ही कहते हैं, ठीक है। तो सपोज अब तुम्हारे पास एक ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि तुमसे पूछा जाए, तुम्हारे पास कुछ ओर्स गिवन है, ठीक है, और तुमसे ये पूछा जा रहा है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ओर्स वेपर फेज रिफाइनिंग इज डन, ठीक है। तो तुमको इस पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में दो प्रोसेस आना चाहिए, वैन आर्कल और मॉन्ड्स। उन दोनों के लिए, अगर किसी और के लिए हम लोग उन दोनों में से कोई एक भी कर सकते हैं तो वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। सपोज हमारे पास 5-6 एग्जांपल दिया हुआ है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वी कैन डू वेपर फेज रिफाइनिंग, एक एग्जांपल होगा निकल का कोई और, तो हमारे लिए ये आंसर होगा, ठीक है। अगर हमारे पास कोई बोरॉन का ओर है तो ये भी आंसर होगा, मतलब वैन आर्कल का कोई भी हो और इसका मॉन्ड्स प्रोसेस का हो निकल, तो हम लोग इसको वेपर फेज रिफाइनिंग के अंदर कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब वैन आर्कल में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं तो ये हम लोग को पता है, टाइटेनियम, थोरियम, बोरियम, बिस्मथ, जिरकोनियम और हैफनियम, ठीक है। और क्या यूज करते हैं तो इसके लिए स्टार्टिंग में ही बताए थे, I2 Va से वैन आर्कल, ठीक है। I2 इसमें यूज होता है, वैन आर्कल प्रोसेस का नाम है,
और इतने मेटल्स के लिए होता है। अगर हम शायद ऊपर में अगर तुम लोग को V का VA नहीं लिखे होंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा गलती है, तो हम चेक कर लेते हैं उस टाइम क्या लिखे थे। हाँ देखो, ये VA जो है ये वेन आर्कल को डिनोट कर रहा है, ठीक है, वेनेडियम को डिनोट नहीं कर रहा है। यहीं पे हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखना। ये जो VA वेन आर्कल को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या करना है अपने को, अब हम लोग को यहाँ पे इसका रिएक्शन देखना है, ठीक है। तो सेम रिएक्शन है, सपोज हम लोग यहाँ पे एक मेटल ले लेते हैं Ti, जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल तुमको दिख जाएगा बुक्स में। तो Ti प्लस 2I2 250 डिग्री सेंटीग्रेड गिव्स TiI4। अगेन इसको रेड हॉट टंगस्टन के प्रेजेंस में हम लोग हीट करते हैं, ठीक है, एट अराउंड 1400 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को मिलता है Ti प्लस 2I2। ये क्या है, प्योर टाइटेनियम, और ये क्या है, इम्प्योर टाइटेनियम। अब इस पूरे, क्योंकि ये भी वेपर में जाएगा तो इसीलिए इसको खुला हवा में नहीं कर सकते, हवा में उड़ जाएगा, तो इसको हम लोग या फिर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गया फिर से, तो इसलिए हम लोग इसको पूरा का पूरा एक इनर्ट मीडियम में रखते हैं एज सेम एज अपना मॉन्ड्स, ठीक है। और यहाँ पे ये जो I2 है और यहाँ का जो I2 है ये वापस फिर से रिसाइकिल होता है, ठीक है। ये टंगस्टन क्या है, तो ये टंगस्टन फिलामेंट है, जैसा अपना बल्ब में आता है ना वैसे ही, ठीक है। तो रेड हॉट टंगस्टन फिलामेंट, बस थोड़ा सा साइज वाइज का अंतर होगा, उसमें अपन ये रिएक्शन करा लेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर कोई इसको देख रहा है तो देख लो। ठीक है, अब हम लोग कुछ और प्रोसेस के रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। तो दूसरा प्रोसेस है वो है क्रॉल प्रोसेस। ये भी बहुत कम चांस है कि तुम्हारा और इस प्रोसेस का इस क्लास के बाद कभी इंटरेक्शन हो, ठीक है, फिर भी बता दे रहे। क्रॉल KT, ठीक है, टाइटेनियम के लिए किया जाता है। तो TiCl4 का एक स्टैंडर्ड एग्जांपल होता है, ठीक है। TiCl4 मैग्नीशियम से इसको रिड्यूस करते हैं, ये Ti प्लस MgCl2 फॉर्म करता है, और इसका इन्वायरमेंट होता है इनर्ट इन्वायरमेंट, ठीक है। और यही बस इसका एक चीज है, और तो इसमें हमको जहाँ तक याद है बस इतना ही होता है, बस एक रिएक्शन ही है। हाँ, और चूंकि ये NCERT में गिवन था तो इसके बारे में ज्यादा तुमसे सवाल पूछा नहीं जाएगा। एक और चीज क्रॉल प्रोसेस के साथ साथ ही आता है, वो भी बता देते हैं। एक चीज होता है IMI प्रोसेस, ठीक है। एक्चुअली ये IMI प्रोसेस नहीं कह सकते इसको, IMI एक वर्ड होता है जिसका फुल फॉर्म होता है इंपीरियल मेटल इंडस्ट्री, ठीक है। तो इंपीरियल मेटल इंडस्ट्री में हम लोग सोडियम को यूज करते हैं मैग्नीशियम की जगह, ठीक है, और इस रिएक्शन को करते हैं, ठीक है। तो सोडियम को हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि सोडियम चीप होता है, ठीक है, चीप होता है और बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा एक्टिव मेटल है, तो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो इंडस्ट्री में तो हम लोग इसी को यूज करेंगे। तो अगर तुमसे कोई ऐसा सवाल में पूछे कि इन IMI प्रोसेस व्हाट इज यूज सोडियम मैग्नीशियम, तो तुम सोडियम को टिक करना। अगर तुमसे पूछे IMI, मतलब IMI टर्म ही सुनने में आ जाएगा, मॉड्यूल में ही आएगा, कोई एग्जाम में नहीं आता है सब चीज, ठीक है। अगर तुमको किसी मॉड्यूल में दिख भी जाए IMI, एक ही चीज जानना चाहिए, सोडियम ज्यादा से ज्यादा इसमें यहाँ पे Na रिप्लेस करके रिएक्शन NaCl कर देगा, ठीक है, इससे ज्यादा कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। वो भी एग्जाम्स में हमको नहीं उम्मीद है कि ये आने वाला है, क्योंकि ये ओल्ड NCERT का पार्ट है जहाँ तक हमको पता है। सर IMI का फुल फॉर्म क्या था? इंपीरियल मेटल इंडस्ट्री।
ठीक। यस सर। अब जो डिस्टिलेशन होता है, डिस्टिलेशन भी देख लेते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, रिफाइनिंग के मेथड्स देख रहे हैं। डिस्टिलेशन, ठीक है। तो डिस्टिलेशन इज यूज फॉर जिंक, कैडमियम, मरकरी, और इसका जो बेसिस होता है ये डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट होता है। प्रिंसिपल अगर कोई पूछ ले, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। जैसे कि प्रिंसिपल किसी और चीज का, अगर फॉर एग्जांपल हम लोग से, छोड़ो बहुत बेकार से एग्जांपल है, अगर हम लोग से इसका प्रिंसिपल पूछा जाए तो किस चीज के लिए होता है, तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ओवर एंड इम्प्योरिटी के बेसिस पे इसको प्योर करते हैं, ठीक है। लिक्वेशन, लिक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो फिर से एक ओर है उसको लिक्विड स्टेट में, मतलब जैसे हम लोग के पास ओर है जो सॉलिड में, ठीक है, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होना चाहिए, तो को लिखते हैं, ठीक है। तो सपोज हमारे पास एक ओर है, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज है, ओर का मेल्टिंग पॉइंट है से, चलो 300 डिग्री सेंटीग्रेड मान लेते हैं, और इसका है 500 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हम लोग इसको लिक्विड में आसानी से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको जब हम लोग लिक्विड में चेंज कर लेंगे तो हमारे पास जो इम्प्योरिटीज है वो उस टेम्परेचर, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे भी सॉलिड फॉर्म में रहेगा, तो हम लोग उसको हटा देंगे और यहाँ से अपना ये ओर वापस मिल जाएगा, ठीक है। उसको हम लोग फिर से सॉलिडिफाई करके प्रॉपर ओर, मतलब प्रॉपर मेटल ले सकते हैं, क्योंकि लिक्विफिकेशन स्टेप में हम लोग के पास अब ये ओर तो नहीं रहा, बेसिकली हम लोग के पास यहाँ पे इम्प्योर मेटल है, ठीक है। इम्प्योर मेटल है और इम्प्योरिटीज है, ठीक है। हाँ, और तो ऐसा कुछ नहीं है। तो चलो इतना हो गया हमारा। अब हम लोग कुछ रिडक्शन के मेथड भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन रिडक्शन का एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, और भी कुछ देख लेते हैं, ठीक है। एक मिनट रुको। सर जोन रिफाइनिंग। हाँ, जोन रिफाइनिंग भी है, ठीक है, एक मिनट। अच्छा, एक और चीज हमको तुम लोगों को बताना था कि क्या बताना था, अभी दिमाग में आया था, अभी स्लिप भी कर गया। अच्छा चलो छोड़ो, जब फिर से याद आएगा तो फिर से बताएंगे, ठीक है। अच्छा, तुम लोग को वो वाले सवाल करने आते हैं ना, जैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले, ठीक है, जो Yes, sir. 12, मतलब तुमको शायद आता हो क्योंकि अभी तुम रिसेंट में पढ़े होगे, जो 12th में उन लोग से पूछ रहे हैं। जैसे हमारे पास अगर कोई एक नंबर है 5.6 इंटू 3.423, ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा, वो आता है ना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस का ट्रेंड इंक्रीज कर ही सकता है, क्योंकि बहुत सारे पेपर बनाने तो एक क्वेश्चन जेई में से पेपर में डाल देगा, ठीक है, और बस इतना ही लिखेगा कि आंसर क्या है, और उसको फिर इतना भी नहीं बोलेगा प्रॉपर सिग्निफिकेंट डिजिट में कन्वर्ट करो, बस बोल देगा कर दो, आंसर दो, ठीक है। तो वो बताओ।
मतलब 12th में आता है कि नहीं, बस इतना बता दो। 2 सिग्निफिकेंट। चलो ठीक है, तो बेसिकली तुम लोग को आता है और ये आना भी चाहिए, ठीक है, इतना याद रखना। जोन रिफाइनिंग, पोलिंग, और एक और जो बचता है उसको थोड़ी देर बाद के लिए रखते हैं, ठीक है, पहले रिडक्शन कर लेते हैं क्योंकि वो छोटे छोटे हैं, रिडक्शन करेंगे तो जल्दी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो एक अपने पास रिडक्शन होता है, सबसे पहला जो छोटा रिडक्शन है कार्बन रिडक्शन, ठीक है। कार्बन रिडक्शन हम लोग किसके लिए करते हैं ये तुम लोग को पता ही है, ठीक है। ZnO प्लस C, मतलब अगर अब जब हम लोग के पास ऑक्साइड बन जाएगा तो इसमें हम लोग फिर वो मेटल डालेंगे और उसके बाद फिर ये वो बना देगा, प्योर इम्प्योर मेटल हम लोग को दे देगा, ठीक है। तो ZnO का नाम भी तुम लोग को याद हो तो अच्छी बात है। ZnO को हम लोग बोलते हैं जिंकाइट। 10th में शायद याद होना चाहिए, अद्वैय को तो याद होना ही चाहिए कम से कम। अच्छा अद्वैय तुम्हारा रिजल्ट आया? सर किसका? NTSC? नहीं सर, शायद जनवरी एंड में आएगा। अच्छा, कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ? 185। जनवरी में नहीं सर, मई से पहले नहीं देने वाला है। हम लोग का समय में नवंबर में हुआ था, उस समय मई में दिया है रिजल्ट। उस टाइम तो शायद सेकंड राउंड चलता रहता है ना? हाँ, तो इस बार डिले हो गया था। अच्छा हाँ, इस साल तो अलग ही सिचुएशन था। अच्छा 185, तुम्हारा कितना आ रहा था? 180 आ रहा है। अबे पेपर ही शायद पेपर 200 का होता है ना? यस सर। चाहे तो पेपर बहुत आसान आ रहा है या फिर तुम लोग कुछ ज्यादा ही इस बार का 10th का लॉट ऑल इंडिया में कुछ ज्यादा ही फोड़ रहा है। खराब बात है, जब जेईई मेंस देने जाओगे तो पता चलेगा कट ऑफ ही 250 नंबर पहुंचा हुआ है, उसके बाद 10,000 20,000 रैंक लग रहा है 250 नंबर पे, ऊपर से एनटीए इफेक्ट, ठीक है, खत्म हो जाओगे। चलो फिर भी हो सकता है थोड़ा सा डिक्रीज करे, होपफुली। SnO2 प्लस C, ठीक है। अब SnO2 का भी हम मतलब ये हम तुम लोग को इसलिए एग्जांपल बता दे रहे हैं क्योंकि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा एग्जांपल दिख जाए तुमको करने के लिए, कोई भी जैसे SnO2 का कैसेटराइट ओरी तुमको मिल जाएगा तो तुमको ये रिएक्शन एटलीस्ट लिखना आना चाहिए, रिडक्शन वाला, ठीक है। तीसरा फिर से अपने पास हेमाटाइट। चलो हेमाटाइट और मैग्नेटाइट अभी नहीं बताएंगे क्योंकि वो क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन होता है बेसिकली, 710 डिग्री के ऊपर 710 डिग्री के नीचे वो पूरा टेम्परेचर के साथ खेलना पड़ता है। तो इसलिए जब भी मैं अगले लेक्चर में जब हम लोग कार्बन का वो कर रहे होंगे, सॉरी आयरन का कर रहे होंगे, तो हम तुमको उस टाइम बता देंगे उसके बारे में, ठीक है। सर एम्फॉटेरिक ऑक्साइड का निमोनिक क्या था? जनाबे वाली क्या टीना लेना? ठीक है। अब इसके बाद दूसरा रिडक्शन जो छोटा सा होता है उसको बोलते हैं सेल्फ रिडक्शन। सेल्फ रिडक्शन का मतलब बहुत ज्यादा क्लियर है। अच्छा रिडक्शन प्रोसेस कहाँ तक कब आता है, ठीक है। सबसे पहले होता है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, इसके बाद होता है बेनिफिकेशन स्टेप या कंसेंट्रेशन स्टेप, तीसरा प्रोसेस होता है कैल्सिनेशन या रोस्टिंग, चौथा प्रोसेस होता है रिडक्शन और पांचवा होता है रिफाइनिंग, ठीक है। तो इस पॉइंट पे बेसिकली अपना कैल्सिनेशन या रोस्टिंग के बाद अपने पास रिडक्शन आ रहा है, ठीक है। तो सपोज करो कि हम लोग के पास कोई एक और है, कोई भी एक और है, ठीक है। PBSC को सपोज कर लो, ठीक है। PBS हमारे पास एक और है, इसको हमने रोस्ट किया तो हमारे पास PBO बना, ठीक है, लिख भी देता है। ठीक है, ये अपना रोस्टिंग का स्टेप। अब जब तुम रियल लाइफ में देखोगे तो ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे PBS PBO में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, कुछ PBS बच जाता है, ठीक है।
और जो पीबी का जो एफिनिटी होता है, मतलब एज इन, मतलब वो सेल्फ रिडक्शन कर सकता है, ठीक है। वो जो हमने ऊपर टेबल डिफाइन किया था उसमें पीबी सेल्फ रिडक्शन कर रहा था, ठीक है। तो इस स्टेप के बाद जो हमारे पास पीबी एस बचा है, ठीक है, और इस स्टेप में जो पीबीओ बना है ये दोनों फिर फर्दर रिएक्ट करेगा और हमारे पास फॉर्म करेगा पीबी प्लस SO2, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं सेल्फ रिडक्शन, ठीक है। ये हमारा था पहला एग्जांपल सेल्फ रिडक्शन का, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, कॉपर का केस, ठीक है। और कॉपर का केस लिटरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि यहाँ पे जो, अब यहाँ पे तुमको दिखाते हैं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले रिएक्शन देखते हैं। तो हम लोग के पास सपोज Cu2S है, ठीक है, कॉपर ग्लास, Cu2S में कॉपर ग्लास बोलते हैं ना, यस सर, Q2 को क्यूप्राइट। क्यूप्राइट। देखो Cu2S है हमारे पास, बेसिकली ये जो है ना Cu2S वाला स्टेज, ये तुम लोग के लिए पार्शियल रोस्टिंग ऑफ कॉपर पायराइट्स के स्टेज के बाद आएगा, ठीक है। अभी के लिए वो सब टर्म्स को छोड़ो, हमारे पास Cu2S है, इतना समझो, ठीक है। लेकिन बाद में इसको इससे कनेक्ट करेंगे, इतना ध्यान नहीं भी रखना। देखो जब हम लोग इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करा रहे हैं तो हमारे पास Cu2O बन रहा है, ठीक है, Cu2O प्लस SO2, ठीक है। तो ये जो Cu2O है ये कुछ बच गया, सॉरी यहाँ पे ये फॉर्म हुआ, Cu2S कुछ बच गया, ये दोनों रिएक्ट किया और क्या बनाएगा, यहाँ पे बनाता है कॉपर। और स्टाइकोमेट्री में जब सब चीज को बैलेंस करते हैं ना, पे 6 कॉपर आता है, ठीक है, प्लस SO2। और यहाँ पे इसका स्टाइकोमेट्रिक पूरा रिएक्शन प्लीज याद रखना, क्योंकि ऐसा हम देखे हैं कि मतलब ऐसा हमको याद है, तो इसलिए भी हो सकता है हम बोल रहे हैं याद रखना, क्योंकि हम कहीं कहीं काम पड़ गया था, मॉड्यूल वॉड्यूल सॉल्व करते रहते थे तो वो स्टाइकोमेट्री में पूछ लेता था, और इसका खास कर पूछता था क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ठीक है। अब ये जो कॉपर यहाँ से इवॉल्व हुआ है, सॉरी मतलब मिला है ये वाला, ठीक है, ये कायदे से क्या होना चाहिए, इम्प्योर कॉपर होना चाहिए, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है ब्लिस्टर कॉपर, ठीक है। और ये कितना प्योर होता है, तो ये 98% प्योर होता है, समझ रहे हो। ये जो कॉपर यहाँ से हम लोग ऑब्टेन हो रहा है ये 98% प्योर है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको इम्प्योर कह रहे हैं, ठीक है। कोई भी पूछ दे, रिडक्शन स्टेप के बाद हमेशा इम्प्योर मेटल ही मिलता है, लेकिन कॉपर के केस में हमें ब्लिस्टर कॉपर मिलता है जो 98% प्योर होता है, फिर भी हम लोग उसको इम्प्योर ही कैटेगरी में, मतलब अब तो ये फिर यहाँ पे फिर किसी इंडस्ट्री वाले से पूछना होगा कि सर आप लोग इसको इम्प्योर मान रहे हैं, इम्प्योर मान रहे हैं, ठीक है। और ऐसा तुमसे कोई कुछ पूछेगा भी नहीं, बस इस चीज को ध्यान में रखना कि रिडक्शन स्टेप के बाद हमें इम्प्योर मेटल मिलता है और वो 98% प्योर होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत बार इस पर पूछा गया, मतलब कॉपर मेटलर्जी पूछ रहा है, कॉपर तो पूछ ही रहा है, ठीक है। ऐसा मेंस में आएगा, नहीं तो एडवांस में तो आ ही जाएगा कॉपर के ऊपर। कॉपर, अल्युमिनियम, आयरन बहुत इंपॉर्टेंट मेटल्स है मेटलर्जी के लिए, ठीक है। इतना क्लियर। इसको एक बार अगर देखना चाहो तो कायदे से एक और बार देख लो। ठीक है, तो अब एक और चीज, अगर हम लोग फिर से ऊपर जाएंगे तो हम तुमको एक चीज दिखा सकते हैं कि जो पीबी था वो अंडर 2 हेड्स था, मतलब उसके लिए हम लोग कार्बन रिडक्शन देख ही लेते हैं, ठीक है, अगर किसी को अभी याद ना हो। ये देखो यहाँ पे जो पीबी है अपना लेड, ये 2 हेड के अंदर है, मतलब ये कार्बन रिडक्शन में भी है और ये सेल्फ रिडक्शन में भी है। उस टाइम पे हम तुमको बताए थे कि जब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हम तुमको बता देंगे कि ये कब क्या करेगा, ठीक है। तो जनरली तुमसे
90% केसेस में तुमको इसका सेल्फ रिडक्शन ही से काम आएगा, ठीक है। थ्योरी क्या कहता है कि अगर तुम्हारे पास इम्प्योरिटी कम होगा, ठीक है, इम्प्योरिटी अगर तुम्हारे पास कम होगा तो तुम लोग उसका सेल्फ रिडक्शन करा दोगे, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारे पास इम्प्योरिटी ज़्यादा होगा तब तुम क्या करोगे कि इस स्टेप पे जो तुमको PbO मिला है तुम लोग इसको निकाल लोगे और इस PbO का फर्दर कार्बन रिडक्शन करा के Pb प्लस CO का फॉर्मेशन कर दोगे, ठीक है। तो इम्प्योरिटी स्पेसिफिक है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग इतना ही रिडक्शन, एक और रिडक्शन में आता है, ठीक है। अब इसको क्यों छोड़ना है, इसको, ये सबसे हमको खतरनाक लगता है क्योंकि ये द पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन आता है। इसका नाम है अल्युमिनियम रिडक्शन। थर्मिक ठीक है, रिएक्शन। थर्माइट्स प्रोसेस या थर्माइट्स रिडक्शन या थर्माइट्स रिएक्शन बोला जाता है। हम लोग उसको थर्माइट्स रिडक्शन बोलेंगे, प्रोसेस नहीं बोलेंगे तो फिर कंफ्यूजन होता है, ठीक है। थर्माइट्स रिडक्शन, अल्युमिनियम रिडक्शन। इसका नाम हम लोग एक और देते हैं, गोल्डस्मिथ थर्माइट रिडक्शन। साहब इस पूरे बंदे का पूरा नाम है, या फिर हो सकता है 2-3 बंदों का नाम है, गोल्डस्मिथ। अब स्पेलिंग स्मिथ का क्या होगा, SMITCH पे हम लोग फाइनल कर लेते हैं, ठीक है। पहले ही सही लिख रहे थे, गोल्डस्मिथ थर्माइट प्रोसेस, थर्माइट रिडक्शन। प्रोसेस बोलने में बहुत मजा आता है लेकिन फिर वो कंफ्यूजन देगा, इसलिए तुम लोग भी रिडक्शन ही बोलने का आदत रखो, ठीक है। अब ये ऐसे ही बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, ठीक है। बेसिकली ये जो हम लोग के पास है अल्युमिनियम रिडक्शन, ये अल्युमिनियम के लिए नहीं होता है, ठीक है, पता, लेकिन इसका नाम है अल्युमिनियम रिडक्शन क्योंकि इसमें हम लोग अल्युमिनियम को यूज करते हैं, ठीक है। अल्युमिनियम एज, हाँ बोलो बोलो। चलो हम ही बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोग अल्युमिनियम को एज रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, ठीक है, तो इसीलिए इसको अल्युमिनियम रिडक्शन का नाम दिया। लेकिन हालांकि अगर हम लोग को अल्युमिनियम का रिडक्शन करना होगा तो हम लोग किससे करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, जिसका नाम है, अबे बोलो, हॉल हेरोल्ड। हाँ, अरे तुम बोलो, यहाँ पे 12 वाले लोग बहुत कम बोलता है, ठीक है, तुम चिल मार के बोल सकते हो। देखो, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, तो हॉल हेरोल्ड एक बार फिर से अल्युमिनियम केमिस्ट्री रिवाइज करा देते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम में बेसिकली क्या होता है कि अपने पास दो टाइप के अल्युमिनियम का ओर होता है, बॉक्साइट Al2O3.2H2O, ठीक है। तो अल्युमिनियम को हम लोग दो कैटेगरी में देख सकते हैं, एक रेड और एक वाइट। तो अगर हमारे पास रेड अल्युमिनियम होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं रेड अल्युमिनियम, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटी कौन सा होता है, Fe2O3, और इसमें कौन सा होता है, SiO2, ठीक है। और रेड जैसे ही हम लोग याद करते हैं तो ये है, इसका कलर है लाल, तो लाल क्या है, बेहाल, ठीक है। तो मतलब इसका जो पहला प्रोसेस होता है, इसका हम लोग जो बेनिफिकेशन स्टेप करते हैं, ये हम लोग करते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल मेथड्स विच इज लीचिंग। तो हम लोग यहाँ पे एक बेयर्स प्रोसेस कर सकते हैं जिसमें लीचेंट कौन सा होता है, NaOH, और यहाँ पे हॉल्स प्रोसेस यूज कर सकते हैं जिसमें लीचेंट क्या होता है, शायद क्या होता है भाई, हम ही भूल गए, ड्राई हीट मारते हैं, कार्बन और N2 के साथ रिएक्ट करते नहीं वो सरफेक्स प्रोसेस। हैं। अच्छा N2CO3 हाँ सल्फेट था। क्या था इसमें, N2CO3 H2CO3, Na2CO3 Na2CO3। Na2CO3 अच्छा देख लेंगे, चलो तुम लोग ये बार चेक कर लेना, ठीक है। इसको ड्राई हीट करते हैं,
और हम लोग के पास यहाँ पे दूसरा प्रोसेस आता है जिसमें हम लोग यूज करते हैं सरपेक्स प्रोसेस, ठीक है। सरपेक्स मिट्टी का सांप, तो यहाँ पे सरपेक्स, ठीक है। सरपेक्स प्रोसेस में हम लोग बेसिकली हमारे पास जो हमारे पास Al2O3 होता है, इससे हम लोग रिएक्ट कराते हैं किस चीज का, कार्बन N2 का। फॉर्म क्या कराते हैं, AlN। AlN में फिर हम लोग H2O को ऐड करते हैं, यहाँ पे AlOH होल थ्राइस बनता है, अमोनिया गैस निकल जाता है, और ये हो गया तुम्हारा सरफेस प्रोसेस खत्म, ठीक है। अब इस पॉइंट के बाद इन दोनों ही से हमारे पास क्या मिला, हम लोग को मिला AlOH होल थ्राइस, ठीक है। तो AlOH होल थ्राइस क्या है, ऑक्सीडाइज्ड ओर का एग्जांपल है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब कैल्सिनेट करेंगे। कैल्सिनेट करने के लिए ऑक्सीजन से सॉरी कैल्सिनेट करने के लिए हम लोग उसको हीट मार देंगे सीधे, Al2O3 डॉट सॉरी प्लस H2O, ठीक है। H2O बकवास है चीज है, तो Al2O3 हमारे पास मिल गया, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे प्योर एल्युमिना। प्योर एल्युमिना मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे रिडक्शन। रिडक्शन का स्टेप किससे करते हैं, हॉल हेरोल्ड, स्पेलिंग भी सही है, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, ठीक है। और ये कौन सा मेथड है, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इसमें पर्टिकुलरली इस इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड का नाम है। फिर इसके बाद हम लोग रिफाइन करेंगे। रिफाइन किससे करते हैं, रिफाइन हम लोग इससे करते हैं हुप्स प्रोसेस से, ठीक है। हुप्स प्रोसेस ये भी कौन सा मेथड है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का तरीका है। पर्टिकुलरली अल्युमिनियम के लिए अप्लाई किया जाता है, बाकी सब में हुप्स नहीं यूज करते हैं, अल्युमिनियम के लिए करते हैं। बाकी सबों में इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं जिसका कोई नाम नहीं है, वो सब बेनाम है, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास पूरा अल्युमिनियम केमिस्ट्री खत्म। अब इसमें तुमको कहीं पे भी नहीं दिख रहा होगा कि हम लोग यहाँ पे अल्युमिनियम रिडक्शन थर्माइट प्रोसेस किए हैं, ठीक है। ये मेरा बहुत टाइम तक ऐसा हमको दिक्कत लगता था कि अबे यार अल्युमिनियम रिडक्शन है, अल्युमिनियम नाम ही में आ रहा है, बॉक्साइट के लिए नहीं यूज कर रहे, नहीं कर रहे, ठीक है। जितना जल्दी मान लोगे उतना जल्दी तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, ठीक। तो अब जो अल्युमिनियम रिडक्शन बेसिकली में होता है उसको देख लेते हैं क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग के पास जिन पर्टिकुलरली 3-4 चीजों के लिए हम लोग इसको करते हैं, ठीक है, तो वो हम तुमको बता देते हैं। हम लोग सबसे पहले करते हैं अच्छा किसके लिए करते हैं, मतलब कौन से मेटल्स के लिए करते हैं एल्युमिनियम रिडक्शन, ये तो बता दो। आयरन, मैग्नीशियम और क्रोमियम। मैग्नीशियम, क्रोमियम और दो ही कलर करते हैं। एक मिनट। हाँ, Mn और Cr हम तुमको एग्जाम्पल्स में बताए थे, Mn और Cr के लिए करते हैं, ठीक है। टाइटेनियम के लिए भी हम लोग मतलब यहाँ पे बता दे रहे कि टाइटेनियम के लिए भी हम लोग ये कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, थर्माइट्स प्रोसेस हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जो जैसे अभी शायद वैभव बोला आयरन, ठीक है, तो आयरन को भी हम लोग थर्माइट्स प्रोसेस, उसमें हम लोग आयरन का वेल्डिंग करते हैं, ठीक है, वो भी हम लोगों को बता देते हैं अभी, ठीक है। पहले सबसे पहले क्रोमियम से ही शुरू करते हैं जो अभी हम लोग स्टेबल में देखे हैं, ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज में आता है। देखो Cr2O3 है, अल्युमिनियम लिया, इसमें हमने एक एक्स्ट्रा पेस्ट बनाया Mg का और BaO2 का, ठीक है। इसको हम लोग बेसिकली इग्निशन मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। और ये कोई कैटलिस्ट नहीं है, ये बेसिकली एक इग्निशन मिक्सचर है जो रिएक्शन में कंज्यूम हो जाएगा। कैटलिस्ट तो वो होता है जो रिएक्शन कंज्यूम ना हो, वापस से Mg प्लस BaO2 मिल जाए, लेकिन ये बस एक पेस्ट है, एक इग्निशन मिक्सचर है, ठीक है। बेसिकली बत्ती जैसा काम करता है, ठीक है, जलने में मदद करता है, इग्निशन मिक्सचर है, ठीक है। तो हम लोग इसको यूज किए, ठीक है। अब इसका जो रेशियो होता है, ठीक है, 3:1, ठीक है, इसको हमेशा याद रखना, 3:1 के रेशियो में हम लोग उसको लेते हैं। ये फिर बनाएगा Cr प्लस Al2O3, ठीक है। ये हो गया अपना एक रिएक्शन कंप्लीट। दूसरा रिएक्शन देखो थर्माइट्स का। थर्माइट का दूसरा रिएक्शन है Mn3O4। मैग्नीज के लिए और के लिए करते हैं, अल्युमिनियम डाला, 3:1 में ले लिया। अब यहाँ पे इसको हम लोग फिर से इसमें क्या डालेंगे, एक बत्ती, Mg प्लस BaO2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, Mn प्लस Al2O3। अब देखो तुम अगर जिंदगी में कभी भी रिडक्शन करा रहे हो, अगर तुमको ये रिएक्शन याद नहीं हो रहा है, तो बस एक चीज याद रखना, रिडक्शन के बाद तुमको इम्प्योर मेटल ऑब्टेन होता है, ठीक है। अगर तुमको इम्प्योर मेटल ऑब्टेन हो रहा है तो तुमको दिख रहा है कि प्रोडक्ट साइड में एक मेटल तो आएगा ही आएगा, ठीक है, और वहां पे तुम्हारा किस्सा खत्म हो जाएगा। Al2O3 कोई
घंटा याद नहीं रखता है, ठीक है, मेटल याद होना चाहिए बस कि मेटल मिल रहा है, ठीक है। अब कोई अगर तुमसे रिएक्शन पूछ दिया Cr2O3 प्लस Al क्या बना रहा है, अब उस समय तुम्हारे पास दिमाग में Cr नहीं आया तो समझ लेना फिर, ठीक है। Al2O3 कोई नहीं पूछेगा अगर तुमसे मेटलर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है, ठीक है। आधा दुनिया इसी में परेशान रहता है कि इनऑर्गेनिक में भी बाय प्रोडक्ट्स को याद करने लग जाता है, ठीक है। तो बाय प्रोडक्ट्स क्यों कोई तुमसे पूछेगा, इतना सारा बाय प्रोडक्ट निकल रहा है यहाँ पे। Mg दिख रहा है क्या, Mg का भी कोई ना कोई प्रोडक्ट होगा, Ba का भी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट होगा, कैटलिस्ट थोड़े कहीं ना कहीं कंज्यूम हुआ है, ठीक है। लेकिन अपने को कोई मतलब नहीं है उससे क्योंकि वो अपना साइड प्रोडक्ट है, ठीक है। साइड का भी साइड है, साइड तो Al2O3 है, उसका भी साइड में कहीं से आ गया, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखो। अब हम लोग इसके अगला एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ, टाइटेनियम, ठीक है। टाइटेनियम का सपोज हमारे पास एक और है TiO2, ठीक है। हम लोग इसमें अल्मोनियम डाले 3:1 का मिक्सचर लिया तो यहाँ पे और एक बत्ती डाल दिया, ठीक है। तो ये फिर से रिएक्ट कर जाएगा और ये फॉर्म करेगा क्या, इम्प्योर मेटल Ti प्लस Al2O3। ये 3 स्टैंडर्ड रिएक्शन है, ठीक है। अब क्या होता है कि बेसिकली जो थर्माइट्स रिएक्शन होता है उसको हम लोग आयरन के वेल्डिंग में भी यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, मतलब बेसिकली आयरन के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। घुमा फिरा के कहने का कोई फायदा नहीं है, आयरन के लिए भी यूज करते हैं। सपोज हमारे पास एक मेटल का ऐसा ऐसा कुछ स्ट्रिप्स है, रेल का पटरी है, ठीक है। रेल का पटरी बीच से टूट गया, कैसे टूटा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल छोड़ो, टूट गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ये बेसिकली एग्जांपल है, एनसीईआरटी में कहीं कहानी वानी में लिखा होगा इसीलिए हम बता रहे हैं, ठीक है। Fe2O3 का और लेंगे, क्या है ये, हेमाटाइट, इसमें अल्मोनियम 3:1 का मिक्सचर और बत्ती, ठीक है। ये डाल देंगे तो अपने पास क्या फिर मिलेगा, यहाँ पे ये आयरन प्रोड्यूस करेगा और Al2O3 प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये आयरन यहाँ पे हम लोग मोल्टेन फॉर्म में लेंगे। अब क्योंकि भाई इसमें हम लोग इसको जोड़ने में यूज कर रहे हैं, अब ये इम्प्योर और प्योर अपने को क्या फर्क पड़ता है, ट्रेन को थोड़ी जाके चाटना है हम लोग को, मतलब रेल का पटरी को, बस अपना बना के निकलना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बन गया और यहाँ पे ये जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली अपने किस काम में आया, आयरन वेल्डिंग में यूज होता है, इसका यूज है, इसका प्रॉपर यूज होता है आयरन वेल्डिंग, ठीक है। तो आयरन के लिए कौन सा रिडक्शन कर सकते हैं, आयरन के लिए कौन सा रिडक्शन कर सकते हैं, थर्माइट्स प्रोसेस कर सकते हैं, एक और कर सकते हैं जो ऊपर टेबल में रखा है, ठीक है। वो भी कार्बन ध्यान, रिडक्शन। कार्बन रिडक्शन वो भी ध्यान में रखना, और थर्माइट्स प्रोसेस भी कर सकते हैं। थर्माइट्स प्रोसेस बेसिकली हम लोग वेल्डिंग के लिए करते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री में हो सकता है इसको यूज ना करते हो, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इंडस्ट्री में भी इसको यूज करते हैं, हमको इसका कोई आइडिया नहीं है, हो सकता है इंडस्ट्री में इसका यूज नहीं होता, इंडस्ट्री में सिर्फ कार्बन रिडक्शन यूज होता हो, थर्माइट्स प्रोसेस उतना अच्छा प्रोसेस ना हो क्योंकि हीट का बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है। तो इसीलिए सिर्फ वेल्डिंग के केस में याद रखना, ठीक, यहाँ तक। अब बेसिकली अपने पास सारा रिडक्शन प्रोसेस खत्म हो गया है और रिफाइनिंग में अपने पास जोन्स रिफाइनिंग बचा है, ठीक है। और ये क्लास कितने बजे तक चलता है पहले ये बता दो हमको बस। खत्म हो गया है। ठीक, तो देखो आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग क्या सीखे, आज के लेक्चर में अपन ने सीखा सारे के सारे डिटेल्स। अब देखो तुम्हारे पास फिर से वो 5 स्टेप्स को पहले इनलिस्ट करते हैं, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, तो ये तो ईटा पत्थर तोड़ने वाला काम है, तो इसमें तो कुछ याद ही नहीं रखना। दूसरा बेनिफिकेशन, तो बेनिफिकेशन में हम लोग सारा चीज कवर किया है, एक चीज अभी भी छूट रहा है, क्या, फ्रॉथ फ्लोटेशन, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तीसरा चीज फिर हम लोग क्या करते हैं, अपन करते हैं कैल्सिनेशन रोस्टिंग, आज अपन ने किया कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, ठीक है। कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है, वॉलेटाइल ऑक्साइड, ये वो सब चीज याद रखना। हाँ मतलब अब रिडक्शन में आ रहा है तो रिडक्शन फिर करते हैं। अच्छा हाँ ठीक है, तुम रोस्टिंग का बता रहे हो, भाई तुम अलग लेवल पे जाते हो, ठीक है। रोस्टिंग के अंदर, अच्छा अगर तुम इसको गिन रहे हो तो हम अच्छी बात है, Hg का जो मेटल है सिर्फ वो मेटल फॉर्म में मिल जाता है, मतलब रिडक्शन का जरूरत करना नहीं पड़ता, सेल्फ रिडक्शन करने का जरूरत नहीं पड़ता, वहां से हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो डायरेक्ट Hg भी मिल जाएगा। हो सकता है तुम ये नहीं कहना चाह रहे थे, फिर भी अब यहाँ पे हम लोग रिडक्शन देखते हैं। रिडक्शन में भी हम लोग सारा टाइप का रिडक्शन आज पढ़े, कार्बन रिडक्शन, सेल्फ रिडक्शन, और कौन सा रिडक्शन, थर्माइट्स रिडक्शन, और
इथान रिडक्शन, और एक और रिडक्शन था इलेक्ट्रोलाइटिक, जो हम लोग कल एक चीज देख चुके हैं, ठीक है। पांचवा जो चीज हम लोग पढ़े वो था रिफाइनिंग। रिफाइनिंग के सारे चीज तो हम लोग पहले से याद कर चुके थे कि इसके लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, लेकिन अब हम लोग ये पढ़ लिए कि हर में कौन सा रिएक्शन होता है और कौन सा रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब हम लोग देख लिए। वैन आर्कल मॉन्ड को हम लोग वेपर फेज बोलते हैं, इसको ध्यान रखना। वैन आर्कल और मॉन्ड्स को सिर्फ वेपर फेज रिफाइनिंग बोला जाता है। क्रॉल प्रोसेस, फिर जोन पोलिंग, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। हालांकि जोन का उतना ज्यादा जरूरत नहीं हो, मतलब जोन में ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होता, एक सेटअप होता है, ठीक है। और वो भी सेटअप शायद एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ठीक है। उसका प्रिंसिपल बस इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रिंसिपल पे यूज करते हैं, बस इतना। और सेमीकंडक्टर बनाने में यूज करते हैं, और अल्ट्रा प्योर मेटल हम लोगों को मिलता है, ठीक है। ये चीज है। और हाँ, ये हम लोग कर लिए, ठीक है। तो बेसिकली अपना जो मेटलर्जी का पूरा प्रोसेस था हर चीज का खत्म हो गया, ठीक है। ये था अपना पूरा मेटलर्जी का, मतलब बोल सकते हैं कि अपना मेटलर्जी का 70% या 80% भी कह सकते हैं कि 80% चीज यही कंप्राइज करेगा। अब तुमको कोई भी एक और दे देंगे, तुम इसका पूरा मतलब एक एक स्टेप, एक प्रोसेस बता सकते हो, एक रिएक्शन लिख सकते हो। तुम्हारे मतलब ज्यादा पर्पस यही होता है, ठीक है। जो क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन के इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, मैं सिलेबस के इंपॉर्टेंस नहीं बता रहे हैं, ठीक है। ठीक है, 10% इंपॉर्टेंस किस चीज का आता है? 10% इंपॉर्टेंस तुम्हारा आता है नेमिंग का, ठीक है। मतलब नेमिंग का क्वेश्चन दिख जाता है, ठीक है, तो इसलिए नेमिंग, तो नेमिंग ऑफ ओर, ठीक है। तो तुमको ओर का नेमिंग पता होना चाहिए। इसके बाद अपन क्या करते हैं, फिर हमने पूरा का पूरा अल्मोनियम का केमिस्ट्री पढ़ा है, ठीक है। अल्मोनियम केमिस्ट्री में 5 नाम आते हैं। सबसे पहला बेयर, दूसरा हॉल, तीसरा सरपेट, चौथा हॉल हेरोल्ड, और पांचवा हुप, ठीक है। ये 5 नाम आते हैं इसमें। और लेकिन इसमें थर्माइट्स मतलब अल्मोनियम रिडक्शन नहीं आता, या थर्माइट्स प्रोसेस नहीं आता, तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। अपन ने मतलब ये सारे के सारे प्रोसेस पढ़े। इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा, अच्छा अपन हमारा ये छूट गया, CuFeS2 पार्शियल रोस्टिंग ऑफ कॉपर फाइड्स, ठीक है, ये छूट गया। कितने बजे अगला क्लास स्टार्ट होता है? 6:45. अच्छा 40 तो हो ही गया, ठीक है। ये भी हम सोचे थे आज ही बता देंगे। बेसिकली अब तुम लोग को इसका सब चीज पता है, बस एक टर्म इसमें नहीं पता है, कॉपर माटे क्या होता है, ठीक है। तुमको ये पता है कि इसके लिए क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग होगा, इसके लिए रिडक्शन बेनिफिकेशन के लिए हम लोग, क्योंकि सल्फाइड हो रहा है तो फ्रॉथ फ्लोटेशन करेंगे, रिडक्शन के लिए कॉपर है तो सेल्फ रिडक्शन में जाएगा। और यहाँ रोस्टिंग, रोस्टिंग वाला टर्म बस तुम्हारे यहाँ पे एक अटकेगा। और रिफाइनिंग हम लोग, कॉपर है, मेटल है, तो हम लोग इसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर लेंगे, और ऊपर फिर उस टेबल से मिला लेंगे कि उसमें और कौन सा एक आता है, ठीक है। तो बस यहाँ पे रोस्टिंग अटकेगा। रोस्टिंग में आता है पार्शियल रोस्टिंग ऑफ कॉपर पायराइड्स, CuFeS2, ठीक है। इसमें बस एक चीज बचता है, कॉपर माटे क्या होता है, Cu2S प्लस FeS 98:2 के रेशियो में मिलता है। बस एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, ये नेक्स्ट क्लास में तुम लोग को डिलीवर कर देंगे। इसके बाद तुम्हारे पास आता है आयरन का केमिस्ट्री, Fe2O3 एंड Fe3O4, ठीक है। इसका मेटलर्जी भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जरूरी इसलिए क्योंकि तुम अब इसमें सब स्टेप्स इनलिस्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसका जो वो वाला प्रोसेस होता है ना, कैल्सिनेशन वाला प्रोसेस, ये एक ब्लास्ट फर्नेस के अंदर होता है, ठीक है। ब्लास्ट फर्नेस फिर अलग अलग टेम्परेचर पे खेलने लगता है, फिर वहाँ पे फ्लैग बनता है, फलाना बनता है, ढेकाना बनता है, बहुत सारी चीज बनता है। तो इसीलिए उस चीज को हम लोग को अलग से पढ़ना जरूरी है। तो एक काम बस करना, और ये काम जरूरी है कि एटलीस्ट एनसीईआरटी में ना एक अजीब सा डायग्राम दिया रहेगा, अजीब सा, मतलब लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर ऐसा एक डायग्राम दिया रहेगा, यहाँ पे बहुत सारी चीज लिखा रहेगा इसी डायग्राम के अंदर, यहाँ टेम्परेचर मेंशन किया रहेगा, उसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अगले क्लास में आएंगे तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। मतलब ये दोनों चीज भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। ये दोनों चीज कवर होती है तुम्हारा मेटलर्जी में। और क्या बचता है? और तो मेरे, और हाँ, एक और चीज बचता है, जो आखिरी 80-90 और आखिरी जो 10% बचा, 10% आता है तुम्हारा वो, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा ग्राफ होता है, एलिंगम डायग्राम। एलिंगम डायग्राम के लिए भी आधा चीज तुम लोग को हम पहले ही बता चुके हैं। और आधा चीज क्या है? तो आधा चीज है कि तुम लोग वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, रिएक्टिविटी टेबल, वो तुमको पहले से आता है, तो एलिंगम डायग्राम में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसका ये मतलब नहीं कि अगला सिर्फ एक क्लास लगेगा, अगला 2 क्लास लगेगा पूरा मेटलर्जी खत्म करने के लिए। तो मेटलर्जी मेरा फेवरेट चैप्टर था, ठीक है। तो अगर तुम लोग का फेवरेट नहीं हुआ तो हम मतलब बहुत हमको बुरा लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको अपना फेवरेट चैप्टर बनाओ। और इसमें मतलब ये इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अरे हाँ, एक और चीज तुम्हारा छूट रहा है, कोई हमको याद दिला देना, नहीं तो ये निकाल ही जाएगा मेरे दिमाग से, जिंक रिडक्शन।
ठीक है। जिंक रिडक्शन में एक प्रोसेस आता है गोल्डमैक आर्थर फॉरेस्ट साइनेट प्रोसेस, ठीक है। तो इतना चीज याद रखना, ये नहीं याद हो रहा तो कम से कम जंगल में मंगल यही याद दिला देना, हम तुमको पूरा रिएक्शन बता देंगे, याद करवा देंगे, ठीक है। चलो आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अब अगले क्लास में, थैंक यू तब सर। तक के लिए थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू, वेलकम, चलो बाय।